साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो हमने इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को कवर किया है। देखें, पहला प्रश्न है हमारा कि एरोसोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि एरोसोल वायुमंडल में आने वाली या बाहर जाने वाली गर्मी की मात्रा को बदलकर और बादलों के बनने के तरीके को प्रभावित करके जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा कथन है कि कुछ एरोसोल उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को परावर्तित करते हैं और किरणों को वायुमंडल से वापस बाहर फेंक देते हैं। तीसरा कथन है कि एरोसोल के उदाहरण हैं कोहरा, जंगल से निकलने वाले धुएं, कण, वायु प्रदूषक और धुआं। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। अब असल में क्या है कि जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं, तो विकल्प डी हो जाएगा, कोई नहीं। अब एरोसोल की बात करें तो एरोसोल जो होते हैं ये हवा या किसी अन्य गैस में महीन ठोस कणों या तरल बूंदों के रूप में निलंबित होते हैं, जो कि प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। अब प्राकृतिक एरोसोल की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण हैं कोहरा, धुंध, धूल, जंगल से निकलने वाला धुआं और गीजर की भाप वगैरह। जबकि मानव जनित एरोसोल की अगर हम बात करें तो इसमें धुआं आते हैं और कणीय वायु प्रदूषक आते हैं। अभी जो एरोसोल है असल में ये जलवायु को दो मुख्य तरीकों से प्रभावित करते हैं। पहला ये है कि वायुमंडल में आने वाले या बाहर जाने वाली गर्मी की मात्रा को बदलकर या बादलों के बनने के तरीकों को प्रभावित करके, ठीक है। मतलब दूसरा ये है कि बादलों के बनने के तरीकों को प्रभावित करके ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। और कुछ एरोसोल ऐसे होते हैं जैसे कि ज़मीन से जो निकलती हैं, जैसे जो कि चट्टानों से निकलने वाली कई तरह की धूल, जिसे कि आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा। तो ये क्या करती हैं, ये जो कि हल्के रंग की होती हैं और थोड़ी परावर्तक भी होती हैं। तो जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये किरणों को वायुमंडल से वापस बाहर उछाल लेती हैं, जिससे वह गर्मी कभी भी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। अब आगे बढ़े, नंबर 2 प्रश्न है बालसम। बालसम जिसे कि गुल मेहंदी कहा जाता है, तो बालसम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बालसम को कभी कभी टच मी नॉट कहा जाता है क्योंकि छूने पर वे फट जाते हैं और परिपक्व बीज वितरित करते हैं। दूसरा कथन है कि बालसम को जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रजाति माना जाता है। तीसरा कथन है कि भारत में वे उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में स्थानिक हैं। और बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। तो देखिए, पहला कथन जो है कि बालसम जिसे कि टच मी नॉट कहा जाता है, सत्य है, क्योंकि इसको छूने पर वो फट जाते हैं और परिपक्व बीज वितरित करते हैं, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन देखेंगे कि बालसम को जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रजाति माना जाता है, तो यह भी कथन सत्य है। और तीसरा कथन कि ये उत्तर पूर्वी राज्यों के यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी इलाकों में स्थानिक है, तो ऐसा नहीं है। यह दक्षिण भारत में पाया जाता है, या कहें कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है। हालांकि इसके बहुत सारी प्रजातियां हैं, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो बालसम जिसे कि पहले कहा गुल मेहंदी भी कहा जाता है, तो ये छोटे और गुलाबी जो बालसम है, तो ये जो फूल हैं ये केरल के इडुक्की ज़िले में मुन्नार के पास पाए जाते हैं। और इस फूल का स्थानीय नाम जो केरल में इसे कासीथुम्बा और ओनापोबू भी कहा जाता है। तो इडुक्की ज़िला जहाँ की मन्नार स्थित है, तो बालसम की अपनी विविधता के लिए जानी जाती है, जिसने क्या किया कि वैज्ञानिकों के बीच बालसम स्वर्ग के नाम से मुन्नार जगह है उसे जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुदी है और उसके आसपास के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पे जंगली बालसम की समृद्ध विशेषता
पाई जाती है। इसके अलावा भारत में 200 बालसम प्रजातियों में से 135 प्रजातियां जो हैं ये दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में स्थित है, वहाँ बालसम की 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में 40 से अधिक बालसम फूल की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यह जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रजाति माना ही जाता है। इसके अलावा जो बालसम है, हालांकि ये एक वर्षीय पौधा है और इसका जो सामान्य जीवन चक्र है जून से दिसंबर तक होता है। और इसका अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम है इम्पेटिंस बालसामिना। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही हैं, पहले और दूसरे। ठीक है, अब आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्कटिक क्षेत्र में बोरियल वन और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। आर्कटिक क्षेत्र जंगल की आग के प्रति प्रतिरोधी है। और तीसरा कथन है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक में बिजली गिरने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन जो है कि आर्कटिक क्षेत्र में बोरियल वन यानी कि फॉरेस्ट वन या बोरियल वन यानी कि बर्फ़ के जंगल, यानी कि जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही हो, बर्फीला जंगल हो, उसे बोरियल वन कहा जाता है। और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वृक्ष विहीन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये सत्य है पहला कथन। और दूसरा कि आर्कटिक क्षेत्र जंगल की आग के प्रति प्रतिरोधी है, यह कथन असत्य है। कथन 3 की बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक में बिजली गिरने की घटनाएं अधिक हो रही हैं, ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2, है ना। अब थोड़ी सी देखिए, ऐसा है कि जो जंगल की आग है, तो आर्कटिक के बोरियल वन या बर्फ़ के जंगल जिसे कहते हैं, और टुंड्रा यानी कि वृक्ष विहीन क्षेत्र, तो जो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ का एक स्वाभाविक हिस्सा रहा है, यानी कि यहाँ पे आग लगते रहे हैं। हालांकि ऐसा हुआ है कि हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में जो जंगल की आग है, इनकी आवृत्ति में और पैमाने में वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो और चिंताजनक बात यह है कि यह धधकती जंगल की आग जो है जलवायु संकट को बढ़ावा दे रही है। और आर्कटिक की बात करें तो यह दुनिया की तुलना में लगभग 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है, जहां अगर हम 1980 की बात करें तो 1980 की तुलना में औसतन लगभग 3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो गया है वर्तमान समय में। इसके अलावा इस तीव्र गति से हो रहे गर्मी के कारण आर्कटिक में अधिक बार बिजली गिरने की घटनाएं हो रही हैं, यानी कि बिजली, अब आर्कटिक जो बिजली चमकती है, वही जो आसमानी बिजली है, आकाशीय बिजली, इनके गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जंगल में आग लगने की संभावना भी बढ़ गई है। जहां 2017 में एक अध्ययन के अनुसार 1975 के बाद से अलास्का और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बिजली गिरने से लगने वाली आग की घटनाएं दोगुनी से अधिक हो गई हैं। तो इसलिए ये कहना कि आर्कटिक क्षेत्र जो है जंगल की आग के प्रति प्रतिरोधी है, गलत है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे सही विकल्प बी, केवल 2 कथन सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में नाचने वाले मेंढक केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस टाइप में ऐसा है कि केवल यहाँ पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो खैर, दूसरा कथन है कि उभयचर वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक घटते हुए टैक्सा हैं। तीसरा कथन है कि वैश्विक उभयचर मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा किए गए सभी ज्ञात उभयचर प्रणालियों का व्यापक मूल्यांकन है। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन असत्य है कि भारत में नाचने वाले मेंढक केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। हालांकि क्योंकि ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, डांसिंग फ्रॉग। ठीक है, और दूसरा कथन कि उभयचर वर्तमान में वैश्विक स्तर पर घटते हुए सबसे अधिक टैक्सा हैं, यानी कि सबसे अधिक यही घटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कोरल हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में घटे हैं।
और वैश्विक उभयचर मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा किए गए सभी ज्ञात उभयचर प्रजातियों का व्यापक मूल्यांकन है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा वैश्विक उभयचर मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन जो हैं ये असत्य हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब नाचने वाले मेढक की अगर हम बात करें तो देखिए अभी हुआ क्या था कुछ समय पहले कि 1000 से अधिक विशेषज्ञों के द्वारा किए गए वैश्विक उभयचर आकलन एवं दुनिया भर में 8011 प्रजातियों का विश्लेषण करने से यह पता चला है कि पश्चिमी घाट के जो मायावी नाचने वाले मेढक हैं सबसे अधिक खतरे में पड़े उभयचर प्रजातियों में से एक है। यानी कि जो मायावी जो डांसिंग फ्रॉग हैं ये सबसे ज़्यादा खतरे में पड़े उभयचर प्राणी हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये आकलन ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन जो हुआ है ये आवास की कमी, बीमारी, आग लगने से, आक्रामक प्रजातियों के आ जाने से और अतिशोषण के कारण दुनिया भर में 41% जो उभयचर प्रजातियां हैं ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। और जो ये नाचने वाला मेढक है असल में इसकी प्रजाति है माइक्रिक्सलस, जो कि स्थानिक परिवार माइक्रिक्स सालिडे का हिस्सा है और इसे भारत में सबसे अधिक खतरे में पड़े मेढक की प्रजाति के रूप में जाना जाता है। और ये जो उभयचर हैं ये वर्तमान समय में कोरल के बाद दुनिया भर में दूसरे सबसे अधिक घटते हुए टैक्सा हैं। यानी कि वैश्विक स्तर पर उभयचर सेकंड नंबर पर आता है और इसके बाद मतलब इससे पहले कोरल रीफ आता है जो सबसे अधिक घटते हुए टैक्सा नंबर 1 है कोरल, उसके बाद आते हैं उभयचर या एम्फीबियंस। तो टैक्सा की अगर हम बात करें कि ये टैक्सा क्या है, तो टैक्सा असल में होता क्या है, जो जीव विज्ञान बायोलॉजी में एक टर्म्स होता है टैक्सा, जैसे कि गाय, बिल्ली, कुत्ते और स्तनधारी जो हैं सभी किसी एक स्पेशल श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीव विज्ञान में इसी श्रेणी को टैक्सा कहा जाता है। ठीक है, अब ये बात कर लें कि जो वैश्विक उभयचर मूल्यांकन है तो असल में जो वैश्विक उभयचर मूल्यांकन है यह IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग, मतलब एक आयोग है स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, उसके एम्फीबियन स्पेशलिस्ट ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन कितने सही हैं, तो कोई भी नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है कि मृदा माइक्रोबायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइक्रोबायोम, और चूंकि मृदा के बारे में बात कर रहा है यानी कि बायोम क्या होता है, थोड़ी सी बायोम की हम चर्चा कर लें। तो बायोम यानी कि जैव क्षेत्र, माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटा, ठीक है, या सूक्ष्म जैव क्षेत्र। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ कि मृदा माइक्रोबायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यह है कि मृदा माइक्रोबायोम सूक्ष्म जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों को पूरा करके पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। दूसरा कथन है कि चरने वाले शाकाहारी जानवर सीधे अंतर्ग्रहण के माध्यम से मृदा माइक्रोबायोम के संपर्क में आते हैं। और तीसरा कथन है कि वे मानव रोगजनकों के भंडार के रूप में काम करते हैं जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन्स को प्रेरित करते हैं। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, केवल 1 2 1 3 2 3 या सभी। तो मृदा माइक्रोबायोम यानी कि सॉइल माइक्रोबायोम। तो यहाँ पे जो तीनों कथन है ये तीनों सत्य हैं। असल में देखिए होता क्या है कि जो मृदा माइक्रोबायोम है ये स्वस्थ जल और पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। इसके अलावा ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा को दर्शाते हैं जो कि अंततः स्थलीय जीवन की समग्र स्थिरता को कई तरीकों से प्रभावित करती हैं। और विशेषज्ञों ने नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में यह प्रकाशित करते हुए कहा है। इसके अलावा ये जो माइक्रोबायोम हैं ये सूक्ष्म जीवों के लिए एक आवास प्रदान करते हैं।
क्योंकि माइक्रोबायोम की बात हो रही है। बायोम यानी जैव क्षेत्र होता है, और जैव क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक तो यह स्थली, दूसरा जली। अब जली 2 होते हैं, मीठा जली और समुद्र जली। हालांकि वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम व्यापक तौर पे बात करें तो मुख्यतः 3 हो गए, 2 हो गए, स्थली और जली। अब स्थली में भी अलग हो गया, उष्णकटिबंधीय, मतलब बहुत सारे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसी तरह जो सबसे छोटा स्तर है जो माइक्रोबायोम का, वो अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा की बात कर रहे हैं, तो जो माइक्रोबायोम है ये सूक्ष्म जीवों के लिए एक आवास प्रदान करने का काम करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और मेजबान कार्यों को पूरा करके पर्यावरण को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये मानव रोगजनकों के भंडार के रूप में भी काम करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को प्रेरित करते हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों के स्रोत भी हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो जो मिट्टी है ये पौधों के माइक्रोबायोम का प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो लाभकारी और रोगजनक दोनों प्रकार के सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो जो चरने वाले शाकाहारी जानवर हैं ये सीधे अंतर्ग्रहण या पौधों के मतलब सीधे क्या है, पेड़ पौधे खाते हैं ये, है ना। तो पौधे के माइक्रोबायोम के उपभोग के माध्यम से मिट्टी के माइक्रोबायोम के संपर्क में आते हैं, यानी कि पौधे से के माध्यम से मिट्टी के संपर्क में आते हैं, और जो कि वो संपर्क में आने के बाद आंत के माइक्रोबायोम के लिए एक सूक्ष्मजीव स्रोत प्रदान करता है, जो कि समग्र स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मृदा माइक्रोबायोम है ये मानव रोगजनकों के भंडार के रूप में काम भी करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और आगे बढ़ें, 6वां नंबर देखिए हम प्रश्न। तो 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारिस्थितिक उत्तराधिकार यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन वह क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। दूसरा कथन है कि हाई डार्क उत्तराधिकार गीले क्षेत्रों में होता है और जरार्क उत्तराधिकार शुष्क क्षेत्रों में होता है। तीसरा कथन है वे प्रजातियां जो खाली क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो पहला कथन जो है कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकार वह क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं, यह कथन सही है। और दूसरा कथन कि हाइड्रार्क उत्तराधिकार गीले क्षेत्रों में होता है और जेरार्क उत्तराधिकार शुष्क क्षेत्रों में होता है, यह भी सही है। और अब ये तीसरा जो कथन है कि वे प्रजातियां जो खाली क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कथन गलत है। तो वे प्रजातियां जो खाली क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं उन्हें अग्रणी प्रजातियां या पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। तो जो पायोनियर स्पीसीज होती हैं असल में ये प्राथमिक अनुक्रम में जो चट्टानों पर आमतौर पर आक्रमण करती हैं, और ये लाइकेन होती हैं जो चट्टानों को घोलने के लिए अम्लों का स्राव करने में सक्षम होते हैं, जिससे अपक्षय और मृदा के निर्माण में मदद मिलती है और वहाँ पे ये हमला करते हैं। तो ऐसे प्रजातियों को अग्रणी प्रजातियाँ या पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। जबकि कीस्टोन प्रजातियों की अगर हम बात करें तो ये ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिनका उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये न रहें तो ये दूसरे के अस्तित्व को समाप्त या प्रभावित बहुत ही तेज़ी से करती हैं। तो कीस्टोन जो है ऐसी प्रजाति होती है जो सामुदायिक संरचना पर प्रमुख प्रभाव डालती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी प्रजाति जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन तंत्र बनाता हो, कीस्टोन प्रजाति कहलाता है। और हालांकि कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा जो है सन 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पिन के द्वारा पेश की गई थी। और ये जो कीस्टोन प्रजाति होती हैं ये समुदाय संरचना में गंभीर परिवर्तन करने में सहायक होती हैं, और ये परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खनिजों के चक्रण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये समुदाय की अन्य प्रजातियों के अस्तित्व को भी
प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हाथी, दूसरा फिग या फाइगस जिसे कि अंजीर अंजीर भी कहा जाता है। अब हाथी का ऐसा है कि देखिए ये क्या है, जंगल में अगर ये पूरे पेड़ पौधे को उखाड़ देते हैं तो वो मैदानी इलाका हो जाता है। अब मैदानी इलाका में पेड़ पौधे जल्दी उगेंगे नहीं, तो क्या है, फिर वो घास बन जाएंगे। तो ये घास से क्या है, और जानवरों को ये हाथी फ़ायदा देते हैं। ठीक। और फिग की बात करें, फिग या अंजीर, ऐसा होता है कि सामान्य तौर पर बंदर इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल वातावरण हो या मौसम हो, तो ऐसी समय में जब इनको भोजन नहीं मिलता इन बंदरों को खाने के लिए, तो जो बंदर हैं इस फिग को खाते हैं। तो एक तरह से उनको बचाने का काम फिग या अंजीर के माध्यम से होता है। तो ये जो प्रजाति है कीस्टोन प्रजाति है, यानी कीस्टोन ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि कम मात्रा में होते हुए भी दूसरे की उत्तरजीविता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा कथन है वो यहाँ पे सही गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है और नंबर 3 गलत है। तो इनमें से कितने सही है, केवल 2, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर की पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की विशेषता आमतौर पर यह होती है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की आम विशेषता उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है, होती है। निस्स विकास में कमी, तो ये नहीं होता। और खाद्य जाल की जटिलता में वृद्धि, तो 1 और 3 सत्य है यहाँ पे। तो इनमें से जो सब कथन सही हैं, केवल 2 कथन सही हैं, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 3 सही है, कथन 2 असत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी, केवल 2। अब देखिए पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ विकसित होती है। और ये जो समय का पैमाना है कि समय के साथ कैसे विकसित होगी, या तो दशकों यानी कि 10 वर्ष या 50 वर्ष भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर जंगल में आग लगने के बाद में भी हो सकता है, या सामूहिक विलुप्ति के लाखों साल बाद भी हो सकता है। इसके अलावा जिस समुदाय की अगर हम बात करें तो समुदाय जो है अपेक्षाकृत कुछ अग्रणी पौधों एवं जानवरों से शुरू होता है और बढ़ती जटिलता के माध्यम से विकसित होता है, जब तक कि यह चरमोत्कर्ष समुदाय के रूप में विकसित नहीं हो जाता। और ये जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार है, असल में ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीयक उत्तराधिकार। तो प्राथमिक उत्तराधिकार में क्या होता है, ये अनिवार्य रूप से निर्जीव क्षेत्रों में होता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी जो है ये लावा प्रवाह, नए निर्मित रेत के टीले या पीछे हटते ग्लेशियर से बची चट्टानों जैसे कारणों के परिणामस्वरूप जीवन बनाए रखने में असमर्थ होती हैं, वहाँ पाया जाता है प्राथमिक किस्म का उत्तराधिकार, यानी कि प्राथमिक किस्म का पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। जबकि द्वितीय किस्म के पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले से मौजूद समुदाय को हटा दिया गया हो, वहां पे ये काम करता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की विशेषता में ये आता है कि खाद्य जाल की जटिलता में वृद्धि होती है और उत्पादकता में ऑटोमेटिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सत्य हैं। और अगला है 8वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। और नंबर 2 है कि अपचय वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस को और अधिक विघटित किया जाता है और अकार्बनिक पोषक तत्वों की रिहाई होती है। तीसरा कथन है कि खनिजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु और कवक एंजाइम मलबे को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो इनमें से क्या है कि सिर्फ पहला कथन सही है कि जो अपघटन है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1। अब देखिए, अब अपघटन के लिए हम सिंपल सा केंचुए की बात करते हैं। जैसे केंचुए को अपन क्या है ना, किसान मित्र कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए है कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के साथ साथ मृदा को ढीला करने में भी मदद करते हैं किसानों का। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब अपघटक जो हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक,
तो इस प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है। तो पहला कथन यहाँ पे सही हो गया। अब क्या होता है कि जो मृत पौधे के अवशेष होते हैं, जो मृत पेड़ पौधे के जो भी पेड़ पौधे के अवशेष हैं, फल, पत्ती, तना वगैरह जो होते हैं, और जानवरों के अवशेष जिसमें उनका मल भी शामिल है, इन सभी को मलबा या इंग्लिश में एक वर्ड है डेट्रिट्स कहा जाता है। उसी का निर्माण करते हैं, जो कि जो अपघटन होता है उसके लिए कच्चा माल होते हैं। तो अपघटन की जो प्रक्रिया चलती है तो इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण चरण है जिसमें कि विखंडन होता है, फिर निक्षालन होता है, फिर इसका अपचय किया जाता है, फिर ह्यूमिफिकेशन होता है, उसके बाद खनिजीकरण होता है। तो अब निक्षालन में क्या होता है, विखंडन में तो क्या, चलो उसको तोड़ दिया जाता है, उसके बहुत छोटे छोटे पार्ट में उसका पार्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है निक्षालन, यानी कि धुलना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्या है कि पानी में जितने भी घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ होते, अकार्बनिक जो पोषक तत्व होते हैं, ये मिट्टी की सतह में जाके जमा हो जाते हैं। अब अपचय में क्या होता है कि अपचय में जीवाणु और कवक जो है एंजाइम मलबे को, यानी कि जो डेट्रिट्स है उसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ह्यूमस लिखा है, बल्कि अपचय वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस को नहीं बल्कि जितने भी मलबे होते हैं या डेट्रिट्स होते हैं उनको अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है। ठीक है, और नंबर 3, अगर इसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर मतलब ध्यान देना है कि ऊपर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये मलबे पर एक साथ काम कर रही होती हैं, यानी कि जो कच्चा माल जो तैयार होता है जिसका अपचयन किया जाना है उस पर एक साथ काम कर रही होती हैं। तो इस समय क्या है कि मृदा की अपघटन के समय ही ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण होता है। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, तो ह्यूमिफिकेशन के कारण ह्यूमस नामक गहरे रंग का एक पदार्थ जमा हो जाता है जो कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और बहुत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। इसकी प्रकृति कोलाइडी होती है जिसके कारण यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में काम करता है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि मतलब ह्यूमस इसीलिए उत्पादकता को बढ़ाता है क्योंकि यह कोलाइडी प्रकृति का होता है। इसके अलावा अब क्या है कि ह्यूमस को कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा और अधिक विघटित किया जाता है और अकार्बनिक पोषक तत्वों की रिहाई या निर्मुक्ति की जाती है जिसे खनिजीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है, ह्यूमस का खनिजीकरण होता है न कि मलबे का। ठीक है, तो इसलिए नंबर 3 कथन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन कौन सा सही होगा, सिर्फ नंबर 1। तो यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा कि केवल 1। ठीक है, अब 9वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं। यही कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपशिष्ट की अधिक मात्रा अपघटन की दर को बढ़ाती है जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा कथन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुली ऑक्सीजन की मात्रा है। और नंबर तीसरा कथन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मूल्य पानी में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा को इंगित करता है। बताना है कि इन कथनों में से कितने कथन सही हैं। अब देखिए, पहले कथन की अगर हम बात करें तो पहला कथन कह रहा है कि अपशिष्ट की अधिक मात्रा अपघटन की दर को बढ़ाती है जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो सही बात है ये कि भाई अपशिष्ट की जितनी अधिक मात्रा होगी पानी में तो इससे क्या है, अपघटन की दर को बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की खपत जो है वो बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा स्वतः कम हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मांग जो है सीधे तौर पर जैविक अपशिष्टों के बढ़ते इनपुट से संबंधित होता है और इसे पानी की जैविक ऑक्सीजन मांग के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और
तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुली ऑक्सीजन की मात्रा है। यह भी कथन सत्य है और इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और तीसरा कथन देखेंगे तो पहला और दूसरा जो है सही है। तीसरा कथन है कि बीओडी का उच्च मूल्य पानी में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा को इंगित करता है। तो ऐसा नहीं है, बीओडी का उच्च मान जो है पानी में घुली ऑक्सीजन की कम मात्रा को दर्शाता है, क्योंकि उतना यूज कर चुका गया है तो उसके पास अब ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कम मात्रा को दर्शाता है। अब देखिए ऐसा है कि जो ये बायो ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर हम बात करें तो केवल जैव अपघटनीय पदार्थों तक ही सीमित है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाएं या जो बायोडिग्रेडेबल हैं उन तक ही सीमित है। इसलिए यह पानी में प्रदूषण के भार को मापने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं होता। यानी कि आजकल सिर्फ बीओडी से ही पानी की शुद्धता को नहीं जांचा जाता, बल्कि एक सीओडी प्रोसेस अपनाया जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो इसमें क्या है, यह पानी में प्रदूषण भार को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बेहतर तरीका है। और ये पानी में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ जिसमें जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय के ऑक्सीकरण की आवश्यकता के बराबर ऑक्सीजन की माप को बताता है और क्लियर करता है कि यह पानी कितना स्वच्छ या शुद्ध है। खैर, यहाँ पे हमारा जो पहला कथन और दूसरा कथन है ये दोनों सत्य हैं और तीसरा कथन जो है वो गलत है। यानी कि बीओडी जो है इसका उच्च मूल्य पानी में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा को नहीं बल्कि कम मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, अब 10वां और लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा। 10वां और अंतिम प्रश्न है कि मोल्ड ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मोल्ड की अगर हम बात करें तो मोल्ड जिसे कि हम कवक या फफूंद कहते हैं, तो ये कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये मतलब विषम पोषी किस्म के होते हैं, है ना, यानी कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं, सभी कवकों की तरह जो फफूंद होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, बल्कि ये उस कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं जिस पर ये रहते हैं। सामान्यतः ये ब्रेड में आपको मिल जाएगा, सड़ी हुई रोटी में आपको मिल जाएगा जो दिखता है फफूंद या मोल्ड। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइमों का श्रावण करते हैं और ये एंजाइम जो है ये स्टार्च, सेल्यूलोज और लिग्निन जैसे जटिल बायोपॉलीमर को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, जिन्हें हाइफे के द्वारा ये अवशोषित करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार फफूंद जो है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में एक प्रमुख भूमिका भी निभाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण संभव होता है। अब ये जो मोल्ड हैं या फफूंद हैं इनकी बात करें तो ये हरे, बैंगनी, काले, सफ़ेद या नारंगी रंग के होते हैं। हालांकि इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। पहला तो रोगजनक फफूंद, दूसरा एलर्जेनिक फफूंद और तीसरा विषैले फफूंद, है ना। तो बस साथियों इस वीडियो में इतना ही, बाकी तैयारी करते रहें आप। आई थिंक और जैसे जैसे प्रश्न मिल रहा है और बना रहे हैं हम लेके आएंगे।